ट्रंप हर मंडे को युद्ध खत्म होने का दावा करते हैं। हर फ्राइडे को युद्ध बहुत बढ़ जाता है। 4 दिन के भीषण युद्ध के बाद एक बार फिर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। ईरान के कहने पर कल दोहा में दोनों देशों की बैठक होगी। कतर की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। अमेरिका हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा और परमाणु मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। ईरान लेबनान के मुद्दे को उठाना चाहता है। दोहा में बातचीत से पहले इजराइल ने लेबनान में एक बार फिर बहुत बड़ा बम धमाका कर दिया। धमाके के बाद 3 देशों में भूकंप जैसे कंपन महसूस किए गए। और उधर दूसरे फ्रंट पर यूक्रेन और रूस के बीच भीषण लड़ाई जारी है। युद्ध का पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। आपने आखिरी बार ऐसा बम विस्फोट कब देखा? विस्फोट के बाद 3 देशों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इजरायल ने एक धमाके से हिजबुल्लाह का टेरर हेडक्वार्टर उड़ा दिया। इजरायल ने संडे और मंडे की दरमियानी रात साउथ लेबनान में ऐसा धमाका किया जिससे 3 देशों में भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। लेबनान और सीरिया में दहशत फैल गई। धमाका इतना बड़ा था कि इजरायल तक इसकी गूंज सुनाई दी। बम में बारूद इतना खतरनाक था कि एटमी ब्लास्ट जैसे लाल बादल उठने लगे। आईडीएफ ने यह बम धमाका साउथ लेबनान के मजदल जोन गांव में किया। आरोप है कि गांव में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। 200 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी सुरंग के अंदर से हिजबुल्लाह आतंक का नेटवर्क चला रहा था। पिछले हफ्ते इजरायल की ग्राउंड फोर्स पर यहीं से हमले हुए थे। सुरंग में 4 शाफ्ट बनी थी जहां से नॉर्थ इजरायल पर रॉकेट अटैक किए जा रहे थे। इन्हीं शाफ्ट का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह के आतंकी बाहर आते और गुरिल्ला फोर्स की तरह इजरायली आर्मी पर हमले कर गायब हो जाते। इजरायल को जैसे ही सुरंग के अंदर हिजबुल्लाह के टेरर नेटवर्क का पता चला, उसने बड़े धमाके से उड़ा दिया। मजदल जोन गांव में हिजबुल्लाह की सुरंग किसी फैक्ट्री जैसी थी। यहां कामिकाजे और सर्विलांस ड्रोन असेंबल किए जाते थे। इजरायल पर हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने यहां हथियारों का जखीरा जमा किया था। हिजबुल्लाह इसे लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इजरायल ने एक धमाके में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टेरर फैक्ट्री का चैप्टर क्लोज कर दिया। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर दूसरा बड़ा हमला नबातिये और मैफदोन में किया। यहां इजरायल ने जो सिक्योरिटी जोन बनाया था, उसके पास हिजबुल्लाह के आतंकियों का हाइडआउट था। इजरायल ने टारगेट सेट कर हवाई हमले में उससे भी उड़ा दिया। अब साउथ लेबनान की एक और तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह के आतंकवादी एक बड़ी कार में आते हैं। उस अड्डे पर पहले से करीब 10 आतंकवादी मौजूद थे। इजरायल की एगोज यूनिट की ड्रोन बटालियन कार को काफी पहले से ट्रैक कर रही थी। कार जैसे ही उस मकान के पास जाकर रुकी जिसे आतंकवादी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इजरायली सेना ने बम धमाका कर उस मकान को उड़ा दिया। उस मकान में छिपे हिजबुल्लाह के सभी आतंकी मारे गए। साउथ लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई का एक और वीडियो देखिए। सीज फायर लागू होने के बाद हिजबुल्लाह के आतंकियों को इत्मीनान हो जाता है कि अब उन पर हमला नहीं होगा। वो कारों में आतंक का सामान लेकर अपने अपने अड्डों में आने लगते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी एक एक हरकत पर इजरायल की नजर है। जैसे ही आतंकी अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, इजरायल सटीक धमाके से पूरी बिल्डिंग उड़ाकर वहीं पर उनकी कब्र खोद देता है। साउथ लेबनान में इजरायल अब एक एक आतंकी को चुन चुन कर मार रहा है। हिजबुल्लाह के इस आतंकवादी ने आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड के प्लाटून कमांडर की हत्या की थी। वो जान बचाने के लिए खुले मैदान में भागा। बख्तरबंद गाड़ी में तैनात इजरायली जवानों ने उसे वहीं भून दिया। इजरायल के इस एंटी टेरर एक्शन को ईरान एमओयू का उल्लंघन बता रहा है। ईरान का दावा है कि एमओयू में साफ लिखा हुआ है कि अमेरिका ऐसे हमले करने से इजरायल को रोकेगा। अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो ईरान फिर बदला लेने के लिए इजरायल पर हमले करेगा। ईरान ने एक बार फिर डिमांड की है कि साउथ लेबनान से इजरायल की सेना को अमेरिका हर हाल में वापस कराए।
इजरायल और ईरान दोनों एमओयू का अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। इजरायल के मुताबिक वो लेबनान पर हमले नहीं करेगा, हिजबुल्लाह के आतंकवादियों पर जमकर बारूद बरसाएगा। अमेरिका नेतन्याहू के इसी एंगल पर फंस गया है। ट्रंप और जेडी वेंस के दबाव के बावजूद इजरायल पीली रेखा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीली रेखा वाले इलाके में इजरायल ने ईरान युद्ध के बाद ही कब्जा किया है। उनका कहना है जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह निशस्त्र नहीं हो जाता, इजरायल पीछे नहीं हटेगा। हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से आतंकी नेटवर्क के जरिए लेबनान को कई दशक से बंधक बना रखा है। Peace must be built on security. And security on our northern border can only be achieved by the disarmament of Hezbollah. This is a shared interest of both Israel and Lebanon. The ones who are violating Lebanon's sovereignty are Iran and Hezbollah. Peace is tied to freeing Lebanon from the de facto Iranian occupation under which it has lived for decades. साउथ लेबनान को इजरायल शांत नहीं होने दे रहा, तो हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका थोड़े थोड़े अंतराल पर बारूदी हमले कर रहे हैं। ईरान ने अब कतर के एक कॉमर्शियल शिप पर हमला किया है। 4 दिनों में यह तीसरा शिप है जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। अमेरिका ने आगाह किया है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज पर हमले बंद नहीं किए तो वो ईरान को नक्शे से मिटा देगा। 3 दिन में 26 से 28 के बीच हॉर्मुज से 48 जहाज गुजरे हैं। इनमें 23 तेल और गैस टैंकर, 7 बल्क करियर और 19 कंटेनर और मालवाहक जहाज हैं। यूक्रेन का रूसी रिफाइनरी पर फिर हमला। रूस में तेल और गैस की किल्लत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक देश इस वक्त तेल और गैस की किल्लत से जूझ रहा है। पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी हैं। इसकी वजह यूक्रेन के रूसी गैस रिफाइनरीज पर ताबड़तोड़ हमले हैं। ज़ेलेंस्की ने अब क्रास्नोदार तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। स्वार्म ड्रोन से रिफाइनरी पर हमले किए हैं। रिफाइनरी में भीषण आग लगी हुई है। क्रीमिया में इसी रिफाइनरी से गैसोलीन की सप्लाई होती है। क्रीमिया में लोगों को गैसोलीन नहीं मिल पा रही है। बीते 1 महीने में यूक्रेन ने रूस की तमाम बड़ी रिफाइनरी को निशाना बनाया। इनमें 28 जून को यूक्रेन ने रूस की स्लावियांस्क रिफाइनरी पर बड़ा अटैक किया। ड्रोन के ताबड़तोड़ प्रहार को रूस का एयर डिफेंस रोक नहीं पाया और रिफाइनरी में आग लग गई। इसका असर क्रीमिया में ईंधन सप्लाई पर पड़ा। यूक्रेन ने बीती रात यारोस्लाव तेल रिफाइनरी पर भी हमले किए। यह रिफाइनरी यूक्रेन के बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर स्थित है। 16 और 18 जून को मॉस्को तेल रिफाइनरी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया। पुतिन के दफ्तर से महज 15 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने 200 ड्रोन दागे। तेल टैंकों में विस्फोट होने की वजह से रिफाइनरी को बंद करना पड़ा। यही रिफाइनरी मॉस्को रीजन में 40% ईंधन की जरूरत को पूरा करती है। यूक्रेन ने जून में ही नोवोशाख्तंस्क तेल रिफाइनरी पर हमले किए। यह रिफाइनरी रूस के रोस्तोव रीजन में स्थित है। ड्रोन फटने के बाद फैक्ट्री में आग लग गई और काम अस्थायी रूप से ठप करना पड़ा। यूक्रेन ने काला सागर के पोर्ट सिटी में स्थित तुआप्से तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। रिफाइनरी में विस्फोट और आगजनी के बाद यहां से तेल का निर्यात बंद हो गया। पुतिन ने पहली बार माना है कि रूस में तेल और गैसोलीन की किल्लत हो गई है। सरकार ने इससे निपटने के लिए राशनिंग सिस्टम लागू कर दिया है। रूस के साइबेरिया में प्रति वाहन 50 लीटर ईंधन दिया जा रहा है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में प्रति वाहन 60 से 100 लीटर तेल देने की सीमा तय की गई है। क्रीमिया में तेल खरीदने के लिए QR कोड स्कैनिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। रूस में कच्चे तेल की प्रोसेसिंग 16 वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। पुतिन ने दावा किया है कि तेल की कमी का फ्रंट लाइन पर कोई असर नहीं पड़ा है। रूसी सेनाओं ने पूर्वी यूक्रेन के कोंस्टेंटिनोका का 96% इलाका अपने कब्जे में कर लिया है। रूसी सेना सुमी सिटी से 10.5 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। ओस्कोल को इनसर्कल करने के लिए रूसी सेनाओं को सिर्फ 2 किलोमीटर और आगे बढ़ना है। स्लोवियांस्क से रूसी सेनाएं 8 से 9 किलोमीटर दूर हैं। सेंटर ग्रुप जोन में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के 3 लेयर के डिफेंस को तोड़ दिया है। पुतिन का दावा है सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। यूक्रेन को तभी छोड़ेंगे जब वो डॉनबास रूस को सौंप देंगे। Как я уже сказал, ущерб есть.
जैसा कि मैंने पहले कहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन क्षतिग्रस्त सभी सुविधाओं की मरम्मत काफी जल्दी करा दी गई है। कोई भी समस्या गंभीर नहीं है। सब कुछ भरोसेमंद ढंग से और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ चल रहा है। इन सभी आतंकवादी हमलों का फ्रंटलाइन मोर्चे पर कोई असर नहीं पड़ता। यही मूल बात है। चाहे ये हमले हमारे बुनियादी ढांचे पर कहीं भी हों, इनका अग्रिम मोर्चे की लड़ाई पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения. रूस ने अब अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों को AI जनरेटेड FPV ड्रोन सौंपे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन को युद्ध क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।